हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल के विभिन्न वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पूर्व मध्यकाल के विभिन्न वंशों के अंतर्गत उन सभी वंशों के बारे में पढ़ेंगे जिसने 8वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य किसी न किसी वंश के पतन के बाद इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया था। तो जैसे अगर बात किया जाए तो हम लोग 8वीं सदी से 12वीं सदी के पूर्व मध्यकाल को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे और उसमें से हम लोग 2 पार्ट को पढ़ चुके हैं। एक था त्रिपक्षीय संघर्ष और दूसरा पार्ट था चोल साम्राज्य। अगर त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की जाए तो त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत हम लोग 3 वंश के बारे में पढ़े थे। एक था गुज्जर प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश था। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद विभिन्न राजपूत वंशों ने अपने स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया था। ठीक उसी तरीके से अगर पाल वंश की बात किया जाए तो बंगाल में पाल वंश के बाद सेन वंश ने अपने शासन व्यवस्था को कायम किया था। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया और फिर कल्याणी के चालुक्यों के पतन के बाद 2 नए राजवंशों का उदय हुआ। एक था यादव वंश और दूसरा था काकतीय वंश। अब अगर हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष से बाहर निकले और बात करें दूसरे पार्ट की तो वह था चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य के पतन के बाद एक नए वंश का उदय हुआ और वह था होयसल वंश। तो इन्हीं वंशों को हम लोग पूर्व मध्यकाल के विभिन्न वंशों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से उन विभिन्न राजपूत वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो गुज्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया था। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो उन राजपूत वंशों में सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाल वंश की, जिन्हें कन्नौज का गढ़वाल भी कहा जाता है। तो बात करते हैं इसके शासक की। तो सबसे पहले है चंद्रदेव। 1080 से 1100 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था गढ़वाल वंश पर। तो चंद्रदेव की अगर बात किया जाए तो वह गढ़वाल वंश के संस्थापक थे और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी तो वह प्रारंभ में वाराणसी को बनाई थी। तो क्या हुआ कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के समय से ही गुज्जर प्रतिहार का धीरे धीरे पतन होने लगा था। लेकिन फिर क्या था कि 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने जब प्रतिहारों पर आक्रमण किया तब उस समय से प्रतिहार का तेजी से विघटन होने लगा था। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि राष्ट्रकूट वंश के शासक गोपाल का कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा हो गया था। तो लगभग 1080 से 1085 ईस्वी के बीच में चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोपाल को हराकर कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। तो इस कन्नौज पर जीत के साथ ही इन्होंने लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं इस वंश के दूसरे शासक की। तो वह है गोविंद चंद्र, यानी अन्य शासक की बात किया जाए तो वह है गोविंद चंद्र, जो 1014 ईस्वी से लेकर 1054 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश के सबसे महान शासक थे। गोविंद चंद्र ने पालों से, पाल कहने का मतलब बंगाल के जो पाल थे, तो उनका जो शासन था बंगाल के साथ साथ उन लोगों ने बिहार पर भी शासन किया था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोविंद चंद्र ने पालों से मगध को जीता और उसके साथ साथ मालवा पर भी अधिकार कर लिया था गोविंद चंद्र ने। तो मगध को जीतने के साथ ही गढ़वाल के साम्राज्य का जो पूर्वी सीमा जो था वह मुंगेर से टच कर गया था, यानी मुंगेर जो है उसकी पूर्वी सीमा थी, ठीक है, गढ़वाल वंश की। उसके बाद फिर क्या हुआ कि गोविंद चंद्र ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।
लेकिन वाराणसी जो प्रारंभ से राजधानी चल रहा था, इसने वाराणसी को अपना दूसरी राजधानी बनाए रखा था। लेकिन इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाई, तो कन्नौज को बनाई, और कन्नौज से ही इसने शासन को प्रारंभ किया था। और इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो वह थी वाराणसी। तो इसी वजह से फिर यहाँ से क्या होता है कि राजधानी जो इन लोगों का कन्नौज ही रह जाता है मुख्य रूप से। इस वजह से गढ़वाल वंश को कन्नौज का गढ़वाल कहा जाता है। तो बात करते हैं कि गोविंद चंद्र के इन जीत के साथ ही इनकी और भी उपलब्धि है, वह यह है कि इन्होंने लाहौर के तुर्की हाकिम को हराकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका था। अब बात करते हैं कि गोविंद चंद्र की एक रानी थी जिनका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी, अर्थात बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। तो कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि धर्मचक्र जीन विहार का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था, तो सारनाथ में। किसने करवाया था, तो कुमार देवी करवाई थी। कुमार देवी कौन थी, तो गोविंद चंद्र की रानियों में से एक रानी थी। अब बात करते हैं गोविंद चंद्र के बाद इस वंश के अगले शासक की, तो वह है विजय चंद्र। विजय चंद्र 1154 से 1170 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो इसने गढ़वाल साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखा, मतलब इनके शासनकाल में एक भी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं हुए थे। अब बात करते हैं जयचंद्र की। तो जयचंद्र या कहीं कहीं जयचंद भी लिख दिया जाता है। तो जयचंद्र 1170 से 1194 यह इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अंतिम शासक नहीं था बल्कि अंतिम शक्तिशाली शासक था, जबकि कुछ किताबों में यह लिख दिया जाता है कि जयचंद्र इस गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे, जो बिल्कुल गलत है। तो बात करते हैं कि जयचंद्र के बारे में, तो वह इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। तो जयचंद्र ने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है पूर्व की ओर और भी करना चाहा, क्योंकि मुंगेर तक तो इसका विस्तार तो हो ही चुका था वह गोविंद चंद्र के शासनकाल में ही, लेकिन उससे आगे भी यह पूर्व की ओर विस्तार करना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उस समय बंगाल पर किस वंश का शासन था, तो बंगाल पर सेन वंश का शासन था। पाल वंश के बाद सेन वंश का शासन था। और उस सेन वंश के भी कौन शासक थे उस समय, यानी जब जयचंद्र ने उधर पूर्वी क्षेत्र की ओर जब वह आगे बढ़ा, तो उस समय बंगाल के शासक सेन वंश के शासक कौन थे, तो वह थे लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन के साथ क्या हुआ, जयचंद्र का संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में जयचंद्र लक्ष्मण सेन से पराजित हुआ। तो इस तरह से उसने अब आगे जो है यानी अपने साम्राज्य का विस्तार यानी पूर्व की ओर नहीं कर पाया था। तो अब बात करते हैं कि जयचंद्र के बारे में, या फिर हम बात करें कि गढ़वाल के बारे में, तो यह गढ़वाल वंश और यह जो चौहान वंश है, जिसे अजमेर का चौहान भी कहा जाता है, तो यह दिल्ली पर कब्जा करने के लिए यानी दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यह गढ़वाल और चौहान के बीच में जो है संघर्ष बहुत दिनों से चलते आ रहा था। ऐसा नहीं था कि यह संघर्ष जयचंद्र के शासनकाल में ही शुरू हुआ था, बल्कि यह शुरू से ही चलते आ रहा था। इन दोनों के बीच में क्यों चल रहा था, क्योंकि दिल्ली पर ये लोग अपने आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो उसी क्रम में क्या हुआ, इन दोनों के बीच यानी गढ़वालों और चौहानों के बीच संघर्ष चलते आ रहा था। लेकिन अंततः क्या हुआ, दिल्ली पर कब्जा किसने किया, दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किसने किया, तो वह चौहानों ने किया था। किसने किया था, चौहानों ने किया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इन दो वंशों के बीच दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष तो पहले से चलते आ रहा था, लेकिन वह संघर्ष एक वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया। और वह एक रीजन क्या था, वह एक रीजन यह था कि पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश के शासक थे, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, तो पृथ्वीराज तृतीय ने इस जयचंद्र की बेटी या जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। तो इस अपहरण के वजह से क्या हुआ कि जो संघर्ष पहले चलते आ रहा था वह संघर्ष और भी बड़ा हो चुका था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 1104 ये बात तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग 1194 ईस्वी की। तो 1194 ईस्वी की बात किया जाए तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने, जो एक तुर्की थे, तो मोहम्मद गोरी ने चंदावड़ के युद्ध में, कौन से युद्ध में, तो चंदावड़ के युद्ध में जयचंद्र को पराजित किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था, तो चंदावड़ के युद्ध में। तो यह चंदावड़ कहाँ पड़ता है, तो यह कन्नौज के पास ही पड़ता है। ठीक है,
तो चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद्र को पराजित किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र, जिनका नाम था हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र ने कन्नौज को तुर्की से मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हुए। और इसी क्रम में फिर क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने कन्नौज पर तुर्की सत्ता को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया था। तो इस वजह से गढ़वाल वंश का पतन हुआ। और ऐसे ही हम लोग देख चुके कि कैसे गढ़वाल वंश का पतन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वंश, वह है चौहान वंश, जिसे अजमेर का चौहान भी कहा जाता है। तो बात करें इस वंश के बारे में, हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जिनके रचयिता हैं जयानक, ठीक है। पृथ्वीराज विजय जो कि एक रचना है, यानी एक ग्रंथ है। तो हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार यह जो अजमेर के जो चौहान जो थे, यह सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी थे। कहने का मतलब यह हुआ कि हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये जो चौहान जो थे वह सूर्य के पुत्र चाहमान के वंशज थे। किसके वंशज थे? तो सूर्य के पुत्र चाहमान के वंशज थे। इस वजह से चौहान को सूर्यवंशी कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्यवंशी कहा गया है। तो अर्थात इसका कहने का मतलब यह हुआ कि चौहान के जो पूर्वज कौन थे? चाहमान थे। और चाहमान के पिता कौन थे? सूर्य। तो इस वजह से ये लोग सूर्यवंशी कहलाए। तो चूंकि ये लोग चौहान, अजमेर के जो चौहान थे वह चाहमान के वंशज थे, तो इस वजह से चौहान वंश को चाहमान वंश भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि किस वंश को चाहमान वंश कहा जाता है, तो वह होगा चौहान वंश को कहा जाता है। अब बात करते हैं इस वंश के शासक के बारे में। तो वह थे वासुदेव। वासुदेव जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, अर्थात इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे, जिन्होंने 7वीं सदी में शाकंभरी में, यानी शाकंभरी में इन्होंने अपने सत्ता को स्थापित किया था। और यह शाकंभरी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान राज्य के अजमेर जिला के निकट शाकंभरी पड़ता है, ठीक है। तो शाकंभरी में ही वासुदेव ने अपनी सत्ता को, यानी चौहान वंश को स्थापित किया था 7वीं सदी में। लेकिन यह जो थे प्रतिहार के मतलब सामंत थे, तो यानी यह सामंत के रूप में ही जो है शासन व्यवस्था को कायम किए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। तो वह है वाकपति राज प्रथम, जो 917 ईस्वी से लेकर 944 ईस्वी तक। तो इसने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया था, यानी इससे पहले तक जो भी शासक हुए वह प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन किया था। लेकिन वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया था। अब बात करें कि वाकपति राज प्रथम के बाद इनके पुत्र गद्दी पर बैठे, जिनका नाम था सिद्धराज। तो सिद्धराज 944 ईस्वी से लेकर 971 ईस्वी तक शासन किया। तो सिद्धराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लिया। तो महाराजा धीराज की उपाधि से यह ज्ञात होता है कि यह स्वतंत्र शासक थे, ठीक है। तो महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उसी विस्तार के क्रम में इसने नादौल को अपनी राजधानी बनाई। किसे बनाई? तो नादौल को। नादौल या फिर नाडौल भी बोला जाता है। तो ये नादौल कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान राज्य के पाली जिले में एक जगह है नाडौल, तो उसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अब नेक्स्ट शासक की हम लोग बात करते हैं, वह है अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय जो कि 1110 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो 1113 ईस्वी में इसने, अजय राज द्वितीय ने एक नगर का निर्माण करवाया था, यानी एक नगर, नए नगर को स्थापित करवाया था। और उसका नाम क्या रखा था? अजय मेरू। अर्थात इन्होंने अपने नाम पर, इनका नाम था अजय राज द्वितीय, तो इन्होंने अपने नाम पर ही उस नए नगर का नाम रखा जिसका नाम था अजय मेरू, जिसे अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है? अजमेर। तो इस नए नगर का, अर्थात 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करके इसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई। और उसी समय से अब जो भी शासक आए उनकी राजधानी क्या हुई? अजमेर हुई। तो इस वजह से इस चौहान वंश या फिर चाहमान वंश को क्या कहा जाता है? अजमेर के चौहान या अजमेर के चाहमान कहा जाता है। तो आपको रीजन भी बताया जा रहा है क्यों कन्नौज के गढ़वाल बोला जाता है, क्यों अजमेर का चौहान बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस वंश के अगले शासक की, वह है विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने 1153 ईस्वी से लेकर 1164 ईस्वी तक शासन किया था।
तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे वह चौहान वंश के यानी अजमेर के जो चौहान वंश थे वह इस वंश के सबसे महान शासक थे। अगर इनके उपलब्धि के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा किया था, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की अगर बात की जाए तो वह है कि दिल्ली, जिसे पहले ढिल्लिका भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ढिल्लिका। किसे कहा जाता था ढिल्लिका? तो दिल्ली को कहा जाता था। तो विग्रहराज चतुर्थ ने ही दिल्ली को तोमरों से छीना था। किससे छीना था? दिल्ली पर जो कि तोमर वंश का अधिकार था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने ही तोमरों से दिल्ली को छीन लिया था, जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अब बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे वह कवियों एवं विद्वानों के संरक्षक थे, और विग्रहराज चतुर्थ जो थे वह खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। वह इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना किए थे। ठीक है, यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि हरिकेली नामक संस्कृत नाटक को किसने लिखा था, तो वह होगा विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। जो किस वंश के शासक थे? तो वह चौहान वंश के शासक थे। अब बात करते हैं कि इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इस क्षेत्र में तुर्की का अर्थात मुसलमानों का अधिकार हो गया, तब उन्होंने क्या किया कि इस संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वाकर वहाँ पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा को बनवा दिया। तो आज जो आप जिस जगह पर 2.5 दिन के झोपड़ा को देखते हैं या उसके बारे में सुने हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता था? तो वह था संस्कृत महाविद्यालय का वहाँ पर निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तो वह विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं कि सोमदेव जो कि इनके राज कवि थे अर्थात इनके दरबारी कवि थे, और सोमदेव की जो प्रसिद्ध रचना है वह है ललित विग्रहराज नामक एक नाटक है, जिसे किसने लिखा था? तो वह सोमदेव ने लिखा था। और सोमदेव कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। सोमदेव ने विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। क्या कहा है? तो विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। जबकि यहाँ पर जो हम लोग देखें कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जिनका नाम है जयानक, तो जयानक ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा है। तो यह बात आपको क्लियर हो गया कि कवि बांधव इन्हें किसने कहा है? तो जयानक ने कहा है। जबकि इन्हें विद्वानों में सर्वप्रथम किसने कहा है? तो वह सोमदेव ने कहा है। अब बात करते हैं हम लोग इस वंश के अगले शासक की, तो वह है पृथ्वीराज तृतीय, 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक। तो पृथ्वीराज तृतीय जो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे यानी फेमस शासक थे। तो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पर नाम देखिए तो यह है पृथ्वीराज तृतीय, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वंश पर पृथ्वीराज तृतीय से पहले पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय भी शासन किए होंगे। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान किसे कहा गया है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो लेकिन सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा गया है। इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंदबड़ दाई। तो चंदबड़ दाई की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा? तो चंदबड़ दाई ने लिखा। और चंदबड़ दाई कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसी पृथ्वीराज रासो से हमें पृथ्वीराज तृतीय एवं इस अजमेर के चौहान वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगर पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर कहा जाए तो इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि यह 11 वर्ष की बहुत ही कम आयु में गद्दी पर बैठे थे, लेकिन इन्होंने जो प्रशासन की बागडोर जो संभाली थी वह 16 वर्ष की आयु में प्रशासन की बागडोर संभाली थी। किसने? तो पृथ्वीराज चौहान ने। तो प्रशासन की बागडोर संभालने के बाद इसने प्रसार की नीति को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया, यानी अपने साम्राज्य के प्रसार को जो है यानी तीव्र गति से बढ़ाया। और क्या किया कि अनेक छोटे छोटे जो राजपूत राज्य थे उनको जीत लिया। लेकिन क्या हुआ कि गुजरात के चालुक्य जो थे, गुजरात के चालुक्य जिसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है, तो गुजरात के चालुक्यों से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्यों पर तो इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन क्या हुआ कि गुजरात के चालुक्यों से यह हार गए थे। तो उसी हार के वजह से
यह क्या हुए कि गंगा की घाटी की ओर मुड़े। ठीक है, यानी उस हार की वजह से क्या हुआ कि गंगा की घाटी की ओर मुड़ने के लिए यह मजबूर हो गए। और उसी क्रम में 1182 ईस्वी में, कब, तो 1182 ईस्वी में बुंदेलखंड अर्थात चंदेल वंश, जहां पर चंदेल वंश स्थापित था, तो 1182 ईस्वी में चंदेलों की राजधानी महोबा के खिलाफ, चंदेलों की राजधानी कौन सी थी, तो महोबा, तो महोबा 1182 ईस्वी में इसने महोबा के खिलाफ एक अभियान किया। ठीक है, जो कि गंगा घाटी में पड़ता है। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के खिलाफ, जो चंदेल की राजधानी थी, या फिर हम कह सकते कि बुंदेलखंड की जो राजधानी थी, तो उस समय चंदेल वंश के शासक कौन थे, तो उस समय चंदेल वंश के शासक थे परमार्दी देव चंदेल, जो 1165 से 1202 ईस्वी तक मतलब चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, तो उनके आक्रमण के समय उस वंश के शासक कौन थे, तो परमार्दी देव थे। तो उन्हीं के शासनकाल के दौरान इन्होंने महोबा के खिलाफ एक अभियान किया था। और इसी अभियान में क्या हुआ कि परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, जिनका नाम था आल्हा और उदल। तो आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज चौहान का बिल्कुल डटकर सामना किया। और उसी डटकर सामना करने के क्रम में क्या हुआ कि ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इस बात की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वह चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो से, और दूसरा जगनी के आल्हा खंड से, यानी जगनी की जो रचना है आल्हा खंड से एक हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, तो अगर आपसे अब यहां पर यह पूछा जाए कि आल्हा और उदल जो परमार्दी देव के सेनापति थे, सेना नायक थे, तो इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध महोबा से था। हो सकता है कि 4 ऑप्शन दिया जाए और उसमें अलग अलग क्षेत्र को दिया जाए और पूछा जाए कि आल्हा और उदल जो सेना नायक थे उनका संबंध किससे था, तो उनका संबंध जो होगा वह महोबा से था। अगर शासक पूछा जाए तो परमार्दी देव से था, अगर वंश पूछा जाए तो चंदेल वंश से था। तो हर बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगर बात किया जाए कि पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड, तो वह है मोहम्मद गोरी, जो कि तुर्की थे। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का 2 युद्ध हुआ, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो तराइन के 2 युद्ध की अगर बात किया जाए इन दोनों के बीच में, तो वह है प्रथम युद्ध, यानी तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि कब हुआ था, तो वह हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की अर्थात पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, और उसी तरह से फिर जस्ट 1 साल के बाद 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में क्या हुआ कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में, तो इन्हीं दोनों के बीच में, यानी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ही यह युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई और बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई, पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी गई। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध अर्थात 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी, यानी मोहम्मद गोरी ने इसमें विजय प्राप्त किया था। तो लेकिन उस हार के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय के लिए अजमेर में शासन करने के लिए दिया गया था। लेकिन और फिर क्या हुआ कि तोमरों से जो इन लोगों ने दिल्ली को छीन लिया था, यानी विग्रहराज चतुर्थ ने जो तोमरों से दिल्ली को छीना था, तो क्या हुआ, इस हार के साथ ही तोमरों को दिल्ली फिर से वापस लौटा दिया गया था। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि इस हार के बावजूद भी पृथ्वीराज तृतीय को कुछ समय के लिए अजमेर में शासन करने के लिए दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक षड्यंत्र के दौरान जो है इसे बंदी बना लिया गया था और इसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हत्या करने के बाद जो है इसके पुत्र यानी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र, जिनका नाम था गोविंद, क्या नाम था, गोविंद, गोविंद गद्दी पर बैठे, यानी चौहान वंश की गद्दी पर बैठे। लेकिन गोविंद ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि पृथ्वीराज तृतीय के जो भाई थे हरिराज, इसने गोविंद को गद्दी से हटाकर हरिराज खुद गद्दी पर बैठ गए। और उधर क्या हुआ कि तोमरों को भी जो दिल्ली वापस कर दिया गया था, तो तोमरों ने क्या किया
कि गौड़ी के विरुद्ध यानी तुर्की के विरुद्ध जो है मतलब वो लोग विद्रोह करने लगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1192 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी ने दिल्ली एवं अजमेर का दमन किया और वहां पर तुर्की सत्ता को स्थापित किया। तो उस तुर्की सत्ता के स्थापित करने के बाद क्या हुआ कि गोविंद जो थे यानी पृथ्वीराज तृतीय के जो पुत्र गोविंद थे यह रणथंबोर चले गए। कहाँ चले गए? तो रणथंबोर चले गए और उस रणथंबोर में ही एक शक्तिशाली चौहान राज्य की नींव डाली। तो यही कहानी था चौहान वंश की और इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे चौहान वंश का पतन हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट वंश की, वह है परमार वंश, जिसे मालवा का परमार भी कहा जाता है। तो इस वंश की अगर बात की जाए तो इस वंश के जो शासक थे वह थे उपेंद्र या जिसे कृष्णराज भी कहा जाता था, जिन्होंने 800 से 818 ईस्वी में परमार वंश की स्थापना की थी। यानी इस वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र या फिर इन्हें ही कृष्णराज कहा जाता है। तो इस वंश के बारे में यह कहा जाता है कि यह गुज्जर प्रतिहार वंश के सामंत नहीं थे, बल्कि किसके सामंत थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के सामंत थे, ऐसा माना जाता है। तो यह राष्ट्रकूट वंश के सामंत के रूप में यह शासन कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी वह उज्जैन को बनाई थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि धारा नगरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। धारा नगरी जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, उज्जैन भी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो धारा नगरी अर्थात जिसे धार जिला यानी मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में धार जिला है तो उसे ही धारा नगरी कहा जाता है या फिर धार भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक राजधानी तो उज्जैन थी, लेकिन बाद में इसने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो धार को बनाया यानी धारा नगरी को बनाया। इस वंश के नेक्स्ट शासक की बात किया जाए तो वह है सियक द्वितीय। सियक द्वितीय ने 968 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो हुआ यह कि 963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। और वह किसने किया? तो सियक द्वितीय ने किया। 968 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक की, तो वह है मुंज, तो जिनका शासनकाल है 973 ईस्वी से लेकर 995 ईस्वी तक। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हुनों को पराजित किया था। हुनों के साथ साथ इसने मेवाड़ के शासक, कलचुड़ी के शासक, चौहान के शासक एवं कल्याणी के चालुक्यों को भी इसने पराजित किया था। अगर कल्याणी के चालुक्यों की बात की जाए, कल्याणी के चालुक्य जो राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद जिन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया था, तो कल्याणी के चालुक्य के बारे में अगर बात किया जाए तो मुंज ने कल्याणी के चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार उन्होंने पराजित किया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 7वीं बार जो इन्होंने आक्रमण किया तैलप द्वितीय पे, तो तैलप द्वितीय ने उसे पराजित किया और पराजित करने के बाद क्या हुआ कि इसे बिल्कुल बुरी तरह से अपमानित किया और अपमानित करने के बाद मुंज की हत्या कर दी गई। इनके दरबार में जो कुछ कवि रहते थे जैसे कि पद्मगुप्त जिनकी रचना थी नवशाह सांगचरित, धनंजय जिनकी रचना थी 10 रूपक एवं धनिक जैसे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक की, तो वह है सिंधु राज। तो सिंधु राज कौन थे? तो ये मुंज के छोटे भाई थे। तो इन्होंने साम्राज्य को वैसे ही बनाए रखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक की, तो वह सिंधु राज के पुत्र थे। कौन थे? भोज, जिन्हें भोज परमार भी कहा जाता है या भोज प्रथम भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में जो है इस भोज के बाद जो है और भी भोज आए, तो इस वजह से इन्हें भोज परमार या भोज प्रथम भी कहा जाता है। और हम लोग गुज्जर प्रतिहार वंश को जब पढ़े थे तो वहाँ पर भी भोज शासक के बारे में पढ़े थे। तो इसी भोज से उन्हें अंतर दिखाने के लिए उस गुज्जर प्रतिहार वंश के जो शासक भोज थे जिन्हें मिहिर भोज कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं जो सिंधु राज के पुत्र थे भोज, जो 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। भोज इस वंश के सबसे महान शासक थे। सबसे महान शासक इस वंश के कौन थे? तो वह भोज थे। इन्होंने अपनी राजधानी धार को ही बनाया, अर्थात धारा नगरी को ही बनाया और धार से ही शासन किया। धार से ही इन्होंने शासन किया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि परमार वंश के शासक भोज या फिर भोज परमार ने कहाँ से शासन किया था, तो वह होगा धार से, यानी धार से इन्होंने शासन किया था।
तो भोज जो थे वह चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ के तरह ही यह भी कवियों और विद्वानों के संरक्षक थे, और यह खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत सारी इनकी रचना है और इसी इनकी विद्वता के वजह से ही इन्हें कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, तो कविराज की उपाधि से किन्हें विभूषित किया गया है, तो वह होगा भोज परमार, यानी परमार वंश के शासक भोज को किया गया है। तो चलिए इनके देखते हैं हम लोग प्रसिद्ध रचना की अगर बात किया जाए तो इनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना है, उनका नाम है वह है कि कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, और यही इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर जो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था समरांगन सूत्राधार। तो यह जो समरांगन सूत्राधार है यह वास्तुशास्त्र से संबंधित यह पुस्तक है। तो अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो इस पुस्तक में कुल 83 अध्याय हैं, और उस 83 अध्याय में से 31वें अध्याय में अनेक यंत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से आपको अगर यह पूछा जाए कि कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर जो एक पुस्तक जो लिखा गया है उसका नाम क्या है, तो समरांगन सूत्राधार। इसे किसने लिखा है, तो वह भोज ने लिखा है। और यह जो समरांगन सूत्राधार है वह किससे संबंधित है, तो यह वास्तुशास्त्र से संबंधित है। तो यह तो इनकी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन इनके अन्य प्रसिद्ध रचना की अगर बात किया जाए तो वह है जैसे सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनके लिए ये प्रसिद्ध थे, और इन्हीं वजह से इन्हें कविराज की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है। अब बात करते हैं भोज के बारे में। तो भोज ने अपनी राजधानी धार में, इनकी राजधानी धार थी, धारा नगरी थी, तो अपनी राजधानी धार में इन्होंने एक भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था, और उस भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी थी, अधिष्ठात्री देवी कहने का मतलब यह हुआ कि इस भोजशाला मंदिर का जो इन्होंने निर्माण करवाया था, तो उस भोजशाला मंदिर में किस देवी को स्थापित किया गया था, तो उस मंदिर में भगवती सरस्वती को स्थापित किया गया था। ठीक है, यह जो भोजशाला मंदिर जिसे आप देख रहे हैं, तो यह भोजशाला जो बनाया गया था यह प्रारंभ में संस्कृत पाठशाला के रूप में बनाया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भोज से, कि भोज ने भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में इसने एक भोजपुर नगर की स्थापना की थी, और उस नगर की स्थापना करके इसने भोजपुर झील का निर्माण करवाया था। फिर क्या हुआ कि भोज के शासन खत्म होने के बाद क्या हुआ कि इस वंश के जो भी शासक आए वह सभी के सभी निर्बल शासक थे। तो उसी क्रम में 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के क्षेत्रों पर, यानी मालवा पर क्या हुआ, अधिकार कर लिया, और इस तरह से परमार वंश का पतन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वंश की। तो वह नेक्स्ट वंश है चंदेल वंश, जिसे बुंदेलखंड का भी चंदेल कहा जाता है। अब बात करते हैं इस वंश के संस्थापक की, तो वह है नन्नुक, 831 ईस्वी से 845 ईस्वी तक। तो नन्नुक जो कि इस वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह महोबा में, महोबा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। महोबा कहाँ पड़ता है, तो वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो महोबा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन यह क्या थे कि सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। किसके सामंत थे, तो प्रतिहार के सामंत थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। तो नेक्स्ट शासक है जय शक्ति। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है जय शक्ति क्योंकि जय शक्ति ने ही जेजा भुक्ति की स्थापना की थी, यानी जय शक्ति का अन्य नाम जेजा भी है। तो इन्होंने अपने नाम पर ही जेजा भुक्ति की स्थापना की थी, जो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, तो वह होगा जेजाक भुक्ति। ठीक है, या फिर यह पूछा जाए कि जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है, तो वह होगा बुंदेलखंड का। तो इस वजह से इस चंदेल वंश को बुंदेलखंड का भी चंदेल कहा जाता है, या फिर जेजाक भुक्ति का भी चंदेल कहा जाता है। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक की, वह है यशोवर्मन। यशोवर्मन जो कि 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। तो यह इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, इन्होंने एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर में
विष्णु प्रतिमा को स्थापित किया था, जिसकी वजह से यशोवर्मन को जाना भी जाता है और यह प्रथम स्वतंत्र शासक भी थे इस वंश के। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में, तो वह थे धंगदेव 950 ईस्वी से लेकर 1002 ईस्वी तक। धंगदेव की अगर बात की जाए तो वह इस वंश के सबसे महान शासक थे। इस वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो वह थे धंगदेव। इन्होंने महोबा से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर किसे अपनी राजधानी बनाया? तो खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो धंगदेव ने अपनी राजधानी किसे बनाया? खजुराहो को बनाया। तो धंगदेव ने 999 ईस्वी में कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रयाग के संगम में, यानी प्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक की, तो वह है विद्याधर। विद्याधर जो कि 1019 से 1029 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो विद्याधर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रतिहार वंश के शासक थे राज्यपाल। तो राज्यपाल की इन्होंने हत्या कर दी थी। तो कहानी चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था कि कन्नौज के जो मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जो कि राज्यपाल जो कन्नौज पर मतलब शासन कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि लगभग 1019 से 1020 ईस्वी के बीच में महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनी के आक्रमण का सामना किए बगैर ये जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे राज्यपाल, वह भाग गए। तो इसी वजह से महमूद गजनी के जाने के बाद क्या हुआ, यह फिर से मतलब कि जो फिर से गद्दी पर बैठ गए राज्यपाल। तो इसी वजह से विद्याधर ने क्या किया कि गजनी के जाने के बाद इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल की हत्या कर दी। विद्याधर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस समय यह एकमात्र ऐसे हिंदू शासक थे जिसने गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक की, तो वह है परमार्दी देव। 1165 से 1202 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो परमार्दी देव के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा गया, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान के समय ही इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ था कि परमार्दी देव के शासनकाल के दौरान ही पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था। और उसी समय जो है इनके जो दो सेनानायक अर्थात सेनापति जो थे आल्हा और उदल, तो वह उनका डटकर सामना किए और उसी सामना के क्रम में क्या हुआ, वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस बात की जानकारी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं इनसे अन्य जानकारी के बारे में। तो परमार्दी देव जो थे वह इस वंश के अंतिम शासक थे और 1202 ईस्वी में क्या हुआ कि इनके क्षेत्रों पर यानी चंदेल के क्षेत्रों पर क्या हुआ, तुर्कों का अधिकार हो गया। तो इस तरह से लगभग 1202 ईस्वी में इस वंश का पतन हो गया। अब बात करते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश जिसे गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है, यानी गुजरात के क्षेत्र में इन लोगों ने अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। तो बात करते हैं इस वंश के शासक के बारे में। तो पहला है मूलराज प्रथम 942 से 995। तो मूलराज प्रथम गुजरात के चालुक्य वंश अर्थात सोलंकी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने गुजरात के बहुत बड़े भाग को जीतकर अनिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। फिर नेक्स्ट शासक की अगर बात की जाए तो वह है भीम प्रथम। भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी। तो इनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? तो इसके शासनकाल में ही अगर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1025 ईस्वी में गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था यानी लूटने के लिए, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का जो शासक था वह था भीम प्रथम था, जो किस वंश के थे? तो या तो सोलंकी वंश भी लिख दिया जाता है या फिर गुजरात के चालुक्य वंश भी लिख दिया जाता है। तो क्या हुआ कि 1025 में जब गजनी ने आक्रमण किया तब भीम प्रथम ने उसका सामना नहीं किया, उसके आक्रमण का सामना नहीं किया, बल्कि यह कच्छ की ओर भाग गए थे। तो जब गजनी ने
वापस अपने देश लौट गए तो फिर से इसने अपनी गद्दी को प्राप्त किया, और गद्दी को प्राप्त करने के बाद सोमनाथ मंदिर को जो कि लूटने के बाद गजनी ने तोड़ फोड़ कर दिया था, यानी तोड़ दिया था सोमनाथ मंदिर को, तो उस सोमनाथ मंदिर का इसने पुनर्निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो भीम प्रथम ने करवाया था। भीम प्रथम के सामंत थे बिमल, जिनका नाम क्या था, बिमल। तो बिमल ने माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बिमल ने करवाया था। कहाँ पर, तो माउंट आबू में। और यह बिमल कौन थे, तो भीम प्रथम के सामंत थे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट शासक की। नेक्स्ट शासक है जयसिंह सिद्धराज, 1094 से 1153। जयसिंह सिद्धराज यह धर्म सहिष्णु शासक थे, अर्थात यह सभी धर्म का सम्मान करते थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि खंभात में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया था। ठीक है, खंभात में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया था, तो उसी खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान किया था। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 1 लाख मुद्राएं दान में दिया था। ठीक है, 1 लाख मुद्राएं दान में दिया था। अब बात करते हैं हेमचंद्र की। हेमचंद्र जो कि प्रसिद्ध जैन विद्वान थे, प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे, तो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक, यानी इनके जो उत्तराधिकारी थे वह थे कुमारपाल, यानी 1153 से 1172। तो 1153 से 1172 तक इसने शासन किया कुमारपाल ने। तो कुमारपाल यह जैन धर्म के अनुयायी थे, तो इस वजह से इन्होंने हेमचंद्र कौन थे, तो जो कि प्रसिद्ध जैन विद्वान थे, प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। तो कुमारपाल खुद एक जैन धर्म के अनुयायी थे, तो इसी वजह से इन्होंने अपने शासनकाल में हेमचंद्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया, और हेमचंद्र ने ही इनके सलाहकार के रूप में इसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो अब देखिए, एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह जो प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जो थे वह किनकी सभा को अलंकृत करते थे, तो यहाँ चूंकि आप यह देखे हैं कि यह जयसिंह सिद्धराज के भी दरबार में रहते थे और जबकि कुमारपाल के भी दरबार में रहते थे, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यह किनके दरबार को यानी किनकी सभा को अलंकृत करते थे, तो इसका सही आंसर होगा वह कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे। क्यों? क्योंकि इनके शासनकाल में यह जो हेमचंद्र थे वह कुमारपाल के सलाहकार थे और सलाहकार के रूप में ही इसकी सभा को ये अलंकृत करते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। अब बात करते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक की, वह है मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय, 1178 से 1238 ईस्वी तक। अब यहाँ पर एक ओब्लिक दिया गया है, तो आप लोगों को यह लग रहा होगा कि अच्छा हो सकता है कि मूलराज द्वितीय को ही भीम द्वितीय कहा गया होगा, यानी मूलराज द्वितीय का ही नाम भीम द्वितीय भी होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इसकी कहानी को हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ कि 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठे, लेकिन 1178 ईस्वी में ही मूलराज द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से 1178 ईस्वी में ही यह गद्दी पर बैठे और 1100 कुछ समय तक इन्होंने शासन किया और 1178 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मूलराज द्वितीय की मृत्यु के बाद भीम द्वितीय गद्दी पर बैठे, जो 1178 ईस्वी से लेकर 1238 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और यह भीम द्वितीय कौन थे, तो भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय के छोटे भाई थे। कौन थे, तो इनके छोटे भाई थे। तो चलिए भीम द्वितीय के बारे में बात की जाए तो क्या हुआ कि इनके शासनकाल के दौरान 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने अपनी योग्य, साहसी एवं विधवा मां, जिनका नाम था नायिका देवी, इनकी भीम द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय की मां का नाम क्या था, नायिका देवी थी। तो नायिका देवी जो कि योग्य एवं साहसी महिला थी और उसके साथ साथ वह एक विधवा भी थी।
तो नायिका देवी के नेतृत्व में भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी, जो कि एक तुर्की थे, तो मोहम्मद गोरी को हराया था। तो मोहम्मद गोरी को जो इन्होंने हराया था, तो यह गोरी की यानी मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कौन सी थी, तो वह हो मतलब कि इसे किसने सर्वप्रथम हराया था, तो वह होगा भीम द्वितीय ने हराया था। कब? तो 1178 ईस्वी में। कहाँ हराया था? तो माउंट आबू पर्वत के निकट। तो यह वही मोहम्मद गोरी हैं जिनके साथ हम लोग यानी तराइन के युद्ध को देखे थे, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से इनकी हार हो गई थी, लेकिन यह भारत में इनकी पहली हार नहीं थी। इसकी पहली हार जो थी वह थी 1178 ईस्वी में, जिसे भीम द्वितीय ने हराया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। अब बात करते हैं कि क्या हुआ कि लवन प्रसाद, जो कि भीम द्वितीय के सामंत थे, इसने क्या किया कि लगभग मतलब कि 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में इसने गुजरात में एक बघेल वंश की स्थापना की, और उस तरह से धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि मतलब सोलंकी वंश या फिर गुजरात के चालुक्य वंशों का पतन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वंश की बात करते हैं, तो वह है कलचुड़ी वंश, जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसे चेदी वंश, तो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके संस्थापक की। तो इसके संस्थापक थे कोकल प्रथम। कोकल प्रथम ने 845 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। तो इस वजह से इस वंश के संस्थापक कौन हुए, तो कोकल प्रथम। इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाया था, जो जबलपुर के पास में पड़ता है। ठीक है, यानी जबलपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है त्रिपुरी। तो त्रिपुरी को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो बात करते हैं इस कलचुड़ी वंश के बारे में। तो कलचुड़ी वंश, जो कि हम लोग बुंदेलखंड के चंदेल को पढ़ चुके हैं, तो बुंदेलखंड के जो चंदेलों का जो क्षेत्र था, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि बुंदेलखंड जो था, तो उसके दक्षिण का जो क्षेत्र था, यानी बुंदेलखंड के दक्षिण का जो क्षेत्र था, वह क्षेत्र चेदी प्रदेश के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? तो चेदी प्रदेश के रूप में या चेद प्रदेश के रूप में जाना जाता था। तो इन लोगों का जो शासन जो था वह उसी क्षेत्र में था। तो इस वजह से कलचुड़ी वंश को चेदी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो राजधानी जो इन्होंने बनाई थी, किसे बनाई थी? तो त्रिपुरी को बनाए थे। अब बात करते हैं इस वंश के अन्य शासक के बारे में। तो वह है गांगेय देव 1019 से 1040 ईस्वी तक यह इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के जब विलुप्त हो गए थे, यानी विलुप्त हो जाने के बाद इन्होंने ही अर्थात गांगेय देव ने ही सर्वप्रथम इस स्वर्ण सिक्के को प्रारंभ करवाया था। ठीक है, तो किसने करवाया था? पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो जाने के बाद सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करवाया था? तो वह गांगेय देव ने करवाया था। यह किस वंश के शासक थे? कलचुड़ी वंश या फिर चेदी वंश के शासक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक जो गांगेय देव के पुत्र थे, लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण 1042 से 1072 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो लक्ष्मीकर्ण बहुत ही मतलब एक साहसी शासक थे, महान शासक थे। तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था, जिसमें से एक था कलिंग पर विजय। तो इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए थे। इनके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि इस वंश के फिर जो भी शासक आए वो सभी के सभी निर्बल शासक थे। तो इस वजह से धीरे धीरे इनके मृत्यु के बाद ही इस वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा था। और क्या हुआ कि लगभग 1211 ईस्वी में इस वंश का पूर्ण रूप से पतन हो गया था। अब बात करते हैं तोमर वंश। नेक्स्ट वंश है तोमर वंश, जिसे दिल्ली का तोमर वंश कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अलग अलग मतलब कि वंश में भी पढ़े दिल्ली के बारे में। तो चलिए इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मतलब कि जिसे हमें याद रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वह यह है कि इसके जो शासक थे वह है अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय को अनंगपाल
तोमर भी कहा जाता है। तो अनंगपाल तोमर ने ही 11वीं सदी में ढिल्लिकापुरी की स्थापना की थी, जिसका आगे चलकर नाम क्या रखाया, तो दिल्ली। तो दिल्ली का पहले नाम क्या था, ढिल्लिकापुरी। तो 11वीं सदी में अनंगपाल द्वितीय या अनंगपाल तोमर ने इस ढिल्लिकापुरी की स्थापना की थी, जिसका आगे चलकर नाम क्या रखा है, तो दिल्ली रखा है। हम लोग पढ़ चुके हैं इस दिल्ली के बारे में कि चौहान वंश के शासक जो थे विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या हुआ था कि 1164 ईस्वी में तोमरों से दिल्ली को छीना था। यह बात हम लोग पढ़ चुके हैं विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में। तो उसने तोमरों से यानी इसी तोमर से, इस तोमर वंश के शासक से दिल्ली को छीन लिया था और उसे अपने उसका जो है विलय यानी चौहान साम्राज्य में उसका विलय कर दिया था। इसके बाद की अगर घटना की बात किया जाए तो हम लोग फिर चौहान वंश के जो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, तो 1192 ईस्वी में जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी से उनकी हार हुई थी और उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ घटनाक्रम को हम लोग वहाँ समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं किया जाएगा। तो क्या हुआ था कि मतलब जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देने के बाद जो है कुछ समय के बाद दिल्ली और अजमेर पे जो है यानी तुर्की का जो है अब तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए कि बाद में क्या हुआ, यह दिल्ली जो है किनका केंद्र बन गया था, तो दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होगी वह तुर्कों का केंद्र बन गया था। तो इस तरह से हम लोग का आज जो है राजपूत वंश समाप्त हुआ। तो इसे पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर यह राजपूत वंश यानी जो भी राजपूत वंश थे आज जिसे हम लोग पढ़े हैं, अगर यह राजपूत वंश आपस में नहीं लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि हम लोग देखें कि ये लोग क्या थे कि आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, तो अगर ये लोग आपस में नहीं लड़ते तो क्या होता कि हमारे भारत पर शायद तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करता। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।